सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा पहला वीडियो है और सब्सक्राइब कर लेना। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर लेना एंड इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले कॉमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो एंड बता सकते हो कि मेरा XYZ स्टॉक है, ABC स्टॉक है, इसका मुझे फंडामेंटल जानना है, टेक्निकल जानना है, बिजनेस जानना है। जो भी चीज़ आपको जाननी है जस्ट आप कॉमेंट कर सकते हो और अगर आपका कोई यूनिक डाउट है वो भी चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। तो जो कमेंट आया हुआ है मैं आपको वो दिखाता हूँ। इन्होंने कमेंट किया हुआ है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन बिजनेस के बारे में कुछ खास बात नहीं करेंगे। एक ओवरव्यू अगर आपको मैं दे दूं तो कंपनी क्या करता है। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LPG सिलेंडर्स एंड ऑल्सो ए सप्लायर ऑफ ऑटो LPG इन इंडिया विथ इट्स नेटवर्क ऑफ बॉटलिंग प्लांट्स एंड ऑटो LPG डिस्पेंसिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो मेनली कंपनी का काम है क्या, LPG सिलेंडर्स बनाना, सप्लायर ऑफ ऑटो LPG इन इंडिया एंड इसके साथ ही नेटवर्क ऑफ बॉटलिंग प्लांट्स जो है इनके ऑटो LPG डिस्पेंसिंग स्टेशंस, ठीक है, वो सब तो है ही। तो ये सब काम कंपनी करती है। कंपनी क्या करती है, सप्लाई करती है पैक्ड LPG सिलेंडर्स और ऑब्वियसली बॉटलिंग, कैटरिंग, ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। तो मेनली LPG सिलेंडर रिलेटेड कंपनी जो है काम करती है इन वन वर्ड। अब मार्केट कैप के ऊपर आते हैं। 2400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, ऑब्वियसली बहुत रिस्की कंपनी है। माइक्रो कैप से कम रिस्की है, बट स्मॉल कैप को भी लोग थोड़ा समझते हैं यार माइक्रो कैप से तो कम रिस्की है, माइक्रो कैप से ज़्यादा रिस्की क्या ही हो सकता है। स्मॉल कैप्स भी बहुत रिस्की हो सकते हैं अगर आप सोच समझ करके इसमें नहीं जाओगे तो। दूसरी बात, अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखो तो 2400 करोड़ है। दूसरी बात, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में। प्योरली जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। फंडामेंटल्स में चलते हैं। सबसे पहले सेल्स अगर आप देखोगे, मैं कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ। सेल्स अगर आप देखोगे क्या हुआ, देखो 600, फिर 300, 200, 300, 300, 500। अब देखो यहाँ तक 2016 तक स्टॉक फंसा हुआ था। कैसे फंसा हुआ था, एक बार सेल्स गिरा, उसके बाद यहाँ पे जो है एक ही जगह पे 300, 350, 300, 350 ऐसे ही सेल्स आ रहे थे। 2016 के बाद यहाँ पे ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, फिर 500 हुआ, 600 हुआ, 1000 हुआ, 1100 हुआ। फिर यहाँ पे 2021 में थोड़ा मामला गड़बड़ गया, कोरोना की वजह से भी आप कह सकते हो। और उसके बाद फिर 1400, 2200, 2700। मतलब यहाँ पे जो है आप देखोगे अच्छा ग्रोथ है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी एक डिसेंट ग्रोथ, एक अच्छा ग्रोथ आपको मिल जाता है। मार्जिन अगर आप देखोगे तो मार्जिन इसका थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, कभी 12, 13, कभी 13, कभी कभी 8 हो जाता है। बट हाँ अगर आप देखोगे 10 से 13, 14 इसी रेंज में ये जो है घूमता रहता है। 10, 13, 12, 14 इसी तरह से। और अगर आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट तो देख सकते हो, पहले 9 हुआ, फिर 2, 1, फिर लॉस में गया कंपनी, फिर फंसा हुआ रहा। मैंने जैसे कहा ना 2016 तक कंपनी फंसी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे जो है अच्छा जंप आया, 5, 27, 67, 52, 49, 90, 93, 111। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखोगे तो लगभग 3 साल में इसने जो है लगभग आप कह सकते हो डबल कर दिया है TTM में अगर हम देखें तो, ठीक है। अगर आप इसे भी देखोगे तो ये भी चल जाएगा, है ना, 2 साल में। तो हाँ प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। बीच में ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था 2021 और 22 में, नहीं 20 और 21 में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको खुद पता होगा यार कि कोरोना का टाइम था। तो 20 में तो सेल्स में कुछ खास इफेक्ट हुआ नहीं, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, लेकिन हाँ 21 में काफ़ी इफेक्ट हुआ। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो EPS में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10 साल का 21% है, वेरी गुड। 5 साल का 29% है, अच्छी बात है। 3 साल का 27% है, वेरी गुड। TTM का 75% है, मैंने जैसे कहा डिसेंट है, अच्छा है। मैं ऐसा नहीं, मैंने पहले ही कहा था ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, 40, 40, 50, 50% की ग्रोथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक डिसेंट है। अगर जैसे ये चीज़ मेंटेन हो रही है आप देखोगे ना तो 10 साल में भी 21% है। तो लगभग ये जो है मेंटेन हो रहा है, 25, 26, 27% तक हो सकता है मेंटेन, अगर कंपनी चाहे तो, कोई बहुत हार्ड बात नहीं है। तो सेल्स ग्रोथ फिलहाल तो इसका अच्छा है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 10 साल का 46%, 46% बहुत अच्छा है। 5 साल का 28%, 3 साल का 21% और TTM का 28%। अगर मैं बोलूँ तो ये जो है 3 साल, 5 साल TTM, ये सब नंबर्स जो हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स है, वो मुझे कुछ खास अच्छे लगे नहीं। एंड मैं हमेशा कहता हूँ अगर बॉटम लाइन ज़्यादा बढ़ता है टॉप लाइन से, ये एक अच्छी बात है, बट यहाँ पे वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो है बॉटम लाइन वो टॉप लाइन से कम बढ़ता है, या फिर उसके साथ साथ, साथ साथ भी नहीं कहूँगा, थोड़ा कम ही कहूँगा कि
प्रॉफिट कम बढ़ता है, सेल ज़्यादा बढ़ता है। और ठीक है, वैसी कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को बढ़ना चाहिए। एंड यहाँ पे इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसका आरओई भी कम है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ को ही अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखो 10 साल का 10% है, कम है। 5 साल का 14% है, फिर भी ठीक है। 3 साल और लास्ट ईयर का 12% है। 12% मुझे देखो यार थोड़ा कम ही लगता है, मैं कहूँ तो। मतलब होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा, और होना चाहिए 14% भी। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है नहीं। 14% भी कम ही है, लेकिन फिर भी 14% को एक बार मैं अच्छा मान लूँ, लेकिन 12% 10% मुझे कम लगता है। तो आरओई इंक्रीज होगा तो अपने आप जो ये प्रॉफिट ग्रोथ में प्रॉब्लम है, जो प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होता है थोड़ा सा, या फिर थोड़ा कम बढ़ता है सेल से, वो थोड़ा ठीक होगा। और अगर इसी तरह चला तो ये कहाँ पता है क्या करेगा, ये डायरेक्टली जो है सेल्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्स में भी प्रॉब्लम आएगा अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ तो, ठीक है। बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। रिजर्व्स देखोगे काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए। रिजर्व्स लगभग 780 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स हैं, 800 करोड़ ही मान लो। बोरिंग्स जो है लगभग 400 करोड़ की बोरिंग्स है, और रिसेंटली कंपनी ने बोरिंग्स उठाया हुआ है अगर आप देखोगे। और बोरिंग्स जो है वो पूरी की पूरी आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा है। लगभग 300 करोड़ का बोरिंग लॉन्ग टर्म में है, 100 करोड़ का बोरिंग शॉर्ट टर्म में है। तो ठीक है, होना तो वैसे इसका उल्टा चाहिए, लॉन्ग टर्म में कम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है। एंड एक्चुअली क्या है, बोरिंग्स जो है मार्च 23 में ही ली गई है, क्योंकि उसके पहले जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लगभग बराबर चलते थे। पहले सही था, अभी जो है बोरिंग्स थोड़ी ज़्यादा हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बोरिंग्स लेना गलत है, बट ठीक है, अगर आप बोरिंग्स ले रहे हो, सही से यूज़ कर रहे हो, देन नो प्रॉब्लम। ये और अच्छी बात होगी अगर आप बोरिंग्स लेकर के काम करोगे। लेकिन मेनली जो कंपनीज है वो बोरिंग्स लेकर के सही से काम नहीं कर पाती है, उसको एसेट्स को सही से मैनेज नहीं हो पाता है, जो भी है बोरिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं सही से। अगर आप यहाँ पे CWIP देखोगे, कंपनी का कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता रहता है CWIP। इन्वेस्टर्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पे 61% जो है प्रोमोटर्स हैं, लगभग 2% FIIs हैं, लगभग 1.25% DIIs हैं, और पब्लिक 35% है। सबसे पहले मैं बोलूँगा प्रोमोटर्स यहाँ पे थोड़े से कम है, 61% इज़ नॉट बैड। एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा, कंपनी ने बाइंग की है, यहाँ पे आप देख सकते हो 54 था, फिर 55, 57, 58, 59, 60, 61, लगातार कंपनी ने बाइंग की है। एक बार में बाइंग नहीं किया, हल्की हल्की बाइंग करी है, बट बाइंग करी है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा इस बात का, बट हो सकता है आगे और भी यहाँ पे जो है प्रोमोटर होल्डिंग बढ़े, ठीक है। मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रोमोटर होल्डिंग सेल हुआ है, ठीक है। इसी वजह से मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बार भी सेल नहीं हुआ था। देखो यहाँ पे बड़ा इंक्रीज हुआ, सिर्फ इंक्रीज ही हुआ था, या तो इंक्रीज हुआ था या तो एक था, सेम था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन सेलिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे जो है लग रही है कि हो सकता है प्रमोटर होल्डिंग यहीं तक रहे। 61% डिसेंट है, अच्छा है, बट थोड़ा और ज़्यादा होता अच्छी बात होती है। FIIs के पास होल्डिंग है, अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा होल्डिंग है नहीं। मैं मानता हूँ यार, अगर FIIs के पास 5% नहीं रहा मिनिमम, तो कुछ खास होता नहीं है, ठीक है, 1-2% से। पब्लिक के में बात करें तो 35% है, और उसमें 2% माइनस कर दो, लगभग 33% होल्डिंग जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की है, थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे जो है आपको रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग जितना कम उतनी अच्छी बात। यहाँ पे 33%, ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम भी मैं नहीं कहूँगा, डिसेंट है, थोड़ा ज़्यादा की तरफ ही मैं कह सकता हूँ। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन डिसेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने जैसे कहा कि ग्रोथ इसमें अच्छा है, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई मुझे थोड़ा कम लग रहा है। सेल्स ग्रोथ इज डिसेंट, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई खासकर थोड़ा कम है। इसकी वजह से मुझे डर है कि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ग्रोथ को ही, EPS ग्रोथ को ही अफेक्ट करेगा। आगे चलते हैं इसके टेक्निकल्स में। स्टॉक थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है फिलहाल, ये बढ़ा है, ऊपर तो गया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी पे ग्रोथ तो है, तो चांसेस है कि ये जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जो है ऊपर निकल जाए। अब आगे देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी, बट फिलहाल तो ये बहुत ऊपर है। और अगर आप इसका एक बार पी भी चेक करोगे तो 22 का पी है। और अगर मैं एक बार चार्ट में इसका पी का चार्ट देख लूँ तो यहाँ पे देख सकते हो पी जो है वो थोड़ा कंट्रोल में ही आया हुआ है। यहाँ पे देखो पी जो है यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल में ही आया हुआ है। मैं जस्ट इसे थोड़ा ना 2-3 साल पे लगाता हूँ। हाँ, यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो 45-46 का पी था, जो कि अभी लगभग आधा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यूड मैं नहीं कहूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं अंडर वैल्यूड भी नहीं कहूँगा इसे। तो बाकी यार आपके ऊपर है। मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।